नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कहानीकार मन्नू भंडारी द्वारा लिखित मजबूरी कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने मजबूरी कहानी को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कहानीकार मन्नू भंडारी द्वारा लिखित मजबूरी कहानी का सार या सारांश या मूल भाव को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैं केवल मजबूरी कहानी का उद्देश्य तथा नामकरण या शीर्षक की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कहानीकार मन्नू भंडारी जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित दो कलाकार कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य कहानियों तथा उपन्यास के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ महिला कहानीकार यानी छठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखित मजबूरी कहानी का सार या सारांश या मूल भाव को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित मजबूरी कहानी का सार या सारांश या मूल भाव। मन्नू भंडारी जी छठे दशक की एक महत्वपूर्ण लेखिका हैं। हिंदी कहानी में आजादी के बाद के दशक में जो एक नया मोड़ आया, उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष उल्लेखनीय स्थान रहा है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से जहां एक ओर सामाजिक यथार्थ का सफल एवं सशक्त चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जीवन, नारी जीवन तथा समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विभिन्न विसंगतियों को बहुत ही आत्मीय ढंग से प्रदर्शित किया है। उनकी रचनाओं में घटना तत्व का अनावश्यक विस्तार नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर ही अधिक ध्यान दिया है। मजबूरी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, बहुचर्चित, विशिष्ट तथा भावना प्रधान कहानी है। सच पूछा जाए तो यह कहानी परिस्थिति जन्य मजबूरी को दर्शाने वाली एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने दो पीढ़ियों अर्थात प्रौढ़ पीढ़ी और नई पीढ़ी की वैचारिक संघर्ष को बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह संघर्ष भावना और विचार का है। लेखिका ने समय के अंतराल से उत्पन्न स्थितियों और दृष्टिकोण को बड़े सुंदर ढंग से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। इस कहानी में इन्होंने
एक दादी अम्मा के मन की उथल पुथल, मां के मन के उतार चढ़ाव और द्वंद्व को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया है। रामेश्वर अपनी पत्नी और पुत्र बेटू के साथ मुंबई में रहता है। बूढ़ी अम्मा गांव में रहती है। वैद्य पति दिन भर औषधालय में व्यस्त रहते हैं। नर्मदा नाम की एक वर्षों पुरानी नौकरानी है जो दोनों की सेवा तथा देखभाल करती है। बूढ़ी अम्मा अपने पोते को बेटू कहकर बुलाती है और अक्सर उसे याद करते रहती है। बेटा बहू भी माँ बाप का बहुत आदर करते हैं। रामेश्वर अपनी पत्नी रमा तथा बेटे बेटू के साथ गांव आने वाला है। यह समाचार पाकर बूढ़ी अम्मा फूली नहीं समाती है। बूढ़ी अम्मा गठिया के दर्द से परेशान रहती है, परंतु बेटा बहू और पोते के आने की खुशी में बूढ़ी अम्मा गठिया का दर्द भूलकर उनके स्वागत की तैयारी में लग जाती है। पुरानी लोरियां याद कर कर गुनगुनाने लगती है ताकि वह अपने एकमात्र पोते बेटू को रिझा सके, अपने पोते के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। बूढ़ी अम्मा के मन में बेटा बहू और पोते के आगमन का उल्लास है। इसीलिए नर्मदा के लाख रोकने टोकने पर भी अम्मा घर का सारा काम स्वयं करती है। पोते के लिए दूध, गर्म पानी, तरकारी आदि सभी जरूरत की वस्तुओं की पूरी व्यवस्था करती है। यहाँ तक कि घर की साफ सफाई में भी बूढ़ी अम्मा कोई कसर नहीं छोड़ती है। तभी कुछ देर के बाद घर के सामने एक तांगा रुकता है। अपने बेटे बहू और पोते को पाकर बूढ़ी अम्मा अत्यंत प्रसन्न होती है। कुछ देर के बाद रमा अपनी सासू मां से कहती है कि उसके बच्चा होने वाला है, अतः वे लोग एक साथ दो बच्चों को नहीं संभाल सकेंगे, इसीलिए वह बेटू को अम्मा के पास ही छोड़कर जाएंगे। यह सुनकर अम्मा की प्रसन्नता दोगुनी हो जाती है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि अब उसका अकेलापन आसानी से दूर हो जाएगा और घर के आंगन में फिर चहल पहल होगी। इसके बाद घर में जो भी आता है उसे यही खबर सुनाती है कि बहू को फिर से बच्चा होने वाला है। बेचारी दो दो बच्चों को एक साथ कैसे संभालेगी, सो उनका पोता बेटू अभी कुछ दिन यहीं रहेगा।
दादी अपने पोते पर अपना वात्सल्य न्योछावर कर देती है। दादी अम्मा बेटू को तरह तरह के खेल खिलाकर खिला पिलाकर उसे इस तरह आकर्षित कर लेती है कि जब रामेश्वर मुंबई जाने लगता है तो वह बिल्कुल नहीं रोता है। अंततः रामेश्वर बेटू को उन्हीं के पास छोड़कर मुंबई चला जाता है। इस प्रकार बेटू के यहाँ रहने से दादी अम्मा का एकाकीपन दूर होने के साथ साथ उसके नीरस और शुष्क जीवन में नवजीवन का संचार होने लगता है। परंतु गांव में रहकर बेटू की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाती है। वह दादी अम्मा के लाड़ प्यार के कारण पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वह हर बात पर जिद करने लगता है, फेरी वालों से कुछ न कुछ लेकर खाने लगता है। गली में मैले कुचैले बच्चों के साथ खेलते रहता है, गंदी गंदी बातें करता है, हमेशा गंदा बना रहता है। वह एकदम एक प्रकार से आवारा बन जाता है। अवसर पाकर रमा एक बार फिर गांव आती है और जब उसे अपने बड़े पुत्र के लक्षणों के बारे में पता चलता है तो वह अत्यंत दुखी हो जाती है। अवसर पाकर वह अम्मा के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर करती है। अम्मा कहती है कि बेटू अभी बहुत ही छोटा है, समय आने पर वह सब कुछ समझ जाएगा। बचपन में रामेश्वर भी ऐसा ही था, समय आने पर रामेश्वर की तरह वह भी संभल जाएगा। इस प्रकार दादी अम्मा के समझाने पर रमा बेटू को अपने साथ नहीं ले जा पाती है और वापस मुंबई लौट जाती है। दो साल के बाद रामेश्वर अपनी पत्नी रमा और 3 साल के पप्पू को लेकर एक बार फिर अपने गांव आता है, परंतु बेटू की आदतों में उन्हें कोई परिवर्तन दिखलाई नहीं देता है। पप्पू तो अब अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ने लगा था, पर बड़ा लड़का बेटू अभी तक वैसा का वैसा ही गंवार बना हुआ था। इस बार रमा अपनी सासू मां को समझा बुझाकर बेटू को लेकर अपने मायके चली जाती है। अम्मा कंपाउंडर शिबू को भी उसके साथ भेज देती है। बेटू वहां जाकर बीमार पड़ जाता है। यह समाचार मिलने पर अम्मा अपने पोते बेटू को फिर से गांव लेकर चली आती है। यह सब देखकर रमा काफी परेशान हो जाती है। फिर 1 साल बाद रमा अपने बेटे बेटू के भविष्य की बात सोचकर बेटू को सीधे मुंबई ले जाने के इरादे से गांव आती है, परंतु जब वह यहां आती है तो उसे बेटू की आदतों में कोई परिवर्तन दिखलाई नहीं देता है। अंततः रमा
अपनी सासू माँ को समझा बुझाकर बेटू के भविष्य के लिए बेटू को मुंबई ले जाने के लिए मना लेती है। बूढ़ी अम्मा यथार्थ स्थिति को समझने लगती है। जब रमा बेटू को लेकर मुंबई जाने लगती है तब अम्मा जबरदस्ती शिबू को भी साथ कर देती है और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है कि किसी प्रकार बेटू रमा के साथ हिल मिल जाए, अर्थात वहां उसका मन लग जाए तो वह ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएगी। सात दिन के बाद शिबू लौट कर आता है और अम्मा से बहू से बेटू के हिल मिल जाने का समाचार भी देता है तथा प्रसाद चढ़ाने की बात कहता है। तभी अम्मा शिबू को ₹1.25 देकर प्रसाद लाने के लिए कहती है और रोने लगती है। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, यह चैनल केवल विद्यार्थियों के लिए है। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आने वाले दिनों में आपके समक्ष एक बहुत ही बेहतर वीडियो प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।